हाय स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम कंजप्शन गुड और कैपिटल गुड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों की डेफिनेशन, दोनों का डिफरेंस यह समझने का प्रयास करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कंज्यूमर गुड्स की डेफिनेशन समझेंगे। तो आइए देखते हैं। कंज्यूमर गुड्स को हम कंजप्शन गुड्स भी बोलते हैं। बोथ आर सेम। कभी कभी एग्जाम में कंज्यूमर या कभी कभी कंजप्शन गुड्स करके आता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, बोथ आर सेम टर्म्स। कंज्यूमर गुड्स बेसिकली ये फाइनल गुड्स होती हैं और ये ह्यूमन बींग्स की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने की पावर रखती हैं। जैसे कि आइसक्रीम हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गई, तो हम सिंपल परचेज करते हैं और उसका डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। ऐसी गुड्स का यूज जो है फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं किया जाता। यह केवल हमारे सेटिस्फेक्शन, हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं डेफिनेशन, कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। जैसे कि आइसक्रीम एंड मिल्क यूज्ड बाय द हाउस होल्ड्स, दीज ऑल कंज्यूमर गुड्स हैं। इसमें कार यूज्ड बाय द हाउस होल्ड, जैसे कि आपका देख लीजिए टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, शर्ट, कूलर, एसी, all these comes under the consumer good या consumption good, because all these goods satisfy our wants. So and these goods are not used in the process of production. बेसिकली कंज्यूमर गुड्स को हम चार ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट कैटेगरी आती है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, सेकंड सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, थर्ड नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स एंड फोर्थ सर्विसेज। वैसे तो हमें थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए इसमें से कोई क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें आना चाहिए। तो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, दीज आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई अवर ह्यूमन वांट्स एंड कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स, जैसे लाइक टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन। दीज गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स, सो दीज गुड्स comes under the durable consumer goods. सेकेंड वन आता है, इनकी जो प्राइस भी हाई रहती है, ये इनकी मार्केट वैल्यू हाई रहती है और एक बार में यूज नहीं होती, ये काफी लंबे समय तक यूज आती है, 10 साल, 8 साल, 5 साल करके ऐसे हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड आता है सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ये दीज आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड एटलीस्ट मिनिमम 1 ईयर एंड सम मोर टाइम। 1 साल या उससे थोड़ा सा ज्यादा समय के लिए यूज करते हैं, क्या बोलते हैं हम, सेमी ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। जैसे क्लॉथ्स हो गए, तो क्लॉथ्स क्या है आपके सेमी ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं। थर्ड आता है आपका नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। दीज आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन। एक बार में ही यूज करके खत्म कर। आइसक्रीम खा लिया आपने, दैट्स ऑल। मिल्क आपने पी लिया, खत्म हो गया। तो एक बार में यूज करके क्या हो जाता है, वो आपका खत्म हो जाती है, उसको हम कंज्यूम कर लेते हैं। ऐसी गुड्स सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन में ही क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। ऐसी गुड्स को क्या बोलते हैं हम, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं। और लास्ट आती है सर्विसेज। बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, जैसे टीचर ने पढ़ाया आपको, डॉक्टर्स के आप दिखाने के लिए गए, तो जो भी सर्विसेज है, लॉयर, डोमेस्टिक सर्वेंट, ये जितने भी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो सभी आपकी सर्विसेज में आती है, वो भी एक तरह से कंज्यूमर गुड्स में आती है। तो आपने देखा इसको, ये सब कंज्यूमर गुड्स के बारे में। अब हम कैपिटल गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कैपिटल गुड्स भी फाइनल गुड्स होती हैं, बट कैपिटल गुड्स आर द फिक्स असेट्स फॉर द प्रोड्यूसर्स एंड दीज गुड्स कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर द सेवरल ईयर्स एंड दीज गुड्स हैव द हाई वैल्यू लाइक प्लांट एंड मशीनरी। दीज आर द कैपिटल गुड्स। जैसे कि यू कैन सी डेफिनेशन, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स एंड विच आर ऑफ हाई वैल्यू, लाइक एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, एंड दीज आर फिक्स असेट्स फॉर द प्रोड्यूसर्स एंड दीज गुड्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब बात आती है कि कोई गुड्स कैपिटल गुड्स है या कंज्यूमर गुड्स है, क्योंकि दोनों गुड्स फाइनल गुड्स हैं, तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो पहली बात तो यह है कि कंज्यूमर गुड्स डायरेक्टली सेटिस्फाई आवर वांट्स
and capital goods are the fixed assets for the producer and these are used for the production process, but consumer goods are not used in the production process. एक सबसे सिंपल तरीका क्या है कि दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने का, तो दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करें कि कोई गुड जो है या सारी मशीनरी या कोई गुड जो है कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स कब होगी। देखिए उसके ऊपर डिपेंड करता है हु इज द एंड यूजर, कौन है उसका, हु इज द एंड यूजर। अगर मान लीजिए उसका एंड यूजर अगर कोई प्रोड्यूसर है, एंड यूजर कोई प्रोड्यूसर है, तो गुड्स क्या मानी जाएगी, वो मानी जाएगी आपकी कैपिटल गुड्स। और अगर उसका एंड यूजर अगर कोई हाउस होल्ड है, कंज्यूमर है, तो वह माना जाएगी आपका कंज्यूमर गुड माना जाएगी। तो क्या माना है उसे हम, कंज्यूमर। तो ये है कि हु इज द एंड यूजर ऑफ दैट गुड, हु इज गोइंग टू यूज दैट गुड। इट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। इफ अ पर्सन इज अ हाउस होल्ड एंड यूजिंग गुड इज मोर एज consumer good, but if the good is capital fixed assets used by a producer and for the further production process, then we can say that it is a capital good. Example लीजिए, एक कार है, if a car is purchased by a household, then we can say it is a consumer good, but the same car is purchased by a tourist operator, by टैक्सी ऑपरेटर, तो वो उसके क्या कर रहा है, वो उस कार को फर्दर यूज कर रहा है उससे इनकम अर्न करने के लिए। तो वो कार जो कि टैक्सी ऑपरेटर ने खरीदी है, टैक्सी ऑपरेटर कंपनी ने खरीदी है, तो वो किसमें आएगी आपकी, वो आएगी आपकी कैपिटल गुड्स में आएगी। लेकिन अगर कार इज परचेज्ड बाय हाउस होल्ड, तो किसमें आएगी, वो आपकी कंज्यूमर गुड्स में आएगी। तो सारी जो मशीनें हैं, सारी जितनी मशीनें, वो सारी कैपिटल गुड्स नहीं है। वो डिपेंड करता है हु इज द एंड यूजर ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड। लाइक टेक वन को एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए एक स्विंग मशीन है, एक स्विंग मशीन है, अगर सिलाई की मशीन इज यूज्ड परचेज एंड यूज्ड बाय अ टेलर इन अ टेलरिंग शॉप, देन वी कैन कॉल इट अ कैपिटल गुड। बट if the sewing machine is purchased and used by a household, then we call it a consumer good, because tailor using the sewing machine for further making the clothes, stitching the clothes. So sewing machine can be used as a capital goods as well as consumer goods. So the most important thing is that here, if we want to differentiate the consumer goods and capital goods, then we should clear in mind and we should first know who is the end user. If end user is a consumer, household consumer, then we call it a consumer goods. And if the end user is a producer and he is using that good for several years in the production process, then we say that good, the particular good is a capital goods. That's it. And now we will discuss the difference between these two. बच्चों, अगला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बहुत ही इंपोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको मैं अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों आपने बहुत वर्ड सुना होगा, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, हर कोई बोलता है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट ये करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट होता क्या है? अगर हम आम लोगों की भाषा में बात करें तो कोई बोलेगा कि भाई शेयर मार्केट में पैसा लगा दो, शेयर खरीद लो, इन्वेस्टमेंट हो गया। या किसी ने बोला कि भाई बैंक में एफडी फिक्स डिपॉजिट कर दो, टाइम डिपॉजिट कर दो बैंक में, वो भी इन्वेस्टमेंट के रूप में आप लोग मानते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में ये सभी इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना, जो प्रोड्यूसर्स के पास में जो कैपिटल का स्टॉक होता है उस स्टॉक को बढ़ाना, इंक्रीज करना, वो इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो यानी कि कैपिटल को फॉर्मेशन करना इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इसको मैं डिफाइन भी किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान देखिए कि इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में कैपिटल के स्टॉक में जो बढ़ोतरी होती है
उसी को क्या बोलते हैं हम, उस साल का इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट को मेनली हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल को कैसे किया गया है, तो कैपिटल डेल्टा के का मतलब होता है कि अगर फाइनल कैपिटल लास्ट साल के लास्ट ईयर के लास्ट में कैपिटल K2 है और ईयर के स्टार्टिंग में K1 है, तो दोनों का डिफरेंस हो गया आपका डेल्टा K, यानी कि कितना कैपिटल में कितना इंक्रीज हो गया, कितना चेंज आ गया। इसी को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आई इक्वल डेल्टा K। चूंकि कैपिटल का बनना अपने आप में कैपिटल फॉर्मेशन है, कैपिटल बढ़ना क्या है अपने आप में, कैपिटल फॉर्मेशन है, इसीलिए इट इज इसको एक नाम और दिया गया, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कि जितना कैपिटल का फॉर्मेशन हुआ एक साल में उसे क्या बोलते हैं हम, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं मेनली, एक होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक होता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि जो फिक्स असेट्स होती है उसमें जो इंक्रीज होता है, फिक्स असेट्स के स्टॉक में जो चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं हम, फिक्स इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। फिक्स इन्वेस्टमेंट मतलब प्लांट मशीनरी में जो मान लीजिए स्टार्टिंग में कितनी मशीनें थी, फिर उसमें 5 मशीनें थी स्टार्टिंग में है, और बढ़कर के वो 8 मशीन हो गई, तो कितना मशीन बढ़ गया उसमें, इसमें आपका 3 मशीन का क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये क्या हो गया, आपका फिक्स असेट्स हो गया। तो मशीनरी प्लांट इसमें जो इंक्रीजमेंट आता है उसको क्या बोलते हैं हम, फिक्स असेट्स बोलते हैं। प्लांट मशीनरी, इससे क्या होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। दूसरा आप देख रहे हो यहाँ पे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और फिक्स इन्वेस्टमेंट दोनों ही जो है इन्वेस्टमेंट के पार्ट होते हैं। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे जब आप नेशनल इनकम का चैप्टर क्वेश्चन से लगाओगे तो इन्वेंट्री टर्म आएगा। तो इन्वेंट्री होता क्या है, मैंने लिखा हुआ है आगे देखिए, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। अब बात जहां निकल के आती है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि एक साल में इन्वेंट्री स्टॉक में जो चेंज हुआ है उसे क्या बोलते हैं हम, इन्वेंट्री स्टॉक बोलते हैं। लेकिन इन्वेंट्री होता क्या है, देखिए जब प्रोड्यूसर गुड्स का प्रोडक्शन करता है तो 3 तरह की गुड्स, उसके पास 3 चीजें बचती हैं। एक तो होती है अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स, अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स, अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स। एक आता है आपका सेमी फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स। सेमी फिनिश्ड गुड्स, और एक आता है आपका रॉ मटेरियल। इन तीनों का जो स्टॉक उसके पास रहता है साल में, स्टार्टिंग में कितना था, लास्ट साल के लास्ट में कितना था, तो ये जो स्टॉक में जो चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसको जब मार्केट में बिका नहीं है, सेल नहीं हुआ, सोल्ड आउट नहीं हुआ, तो हम क्या मानेंगे कि उसने अपने आप ही इसमें क्या किया, परचेज करने से माना जाता है। तो जो उसके पास में अनसोल्ड गुड्स का स्टॉक है, अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स का, और कुछ गुड्स क्या होती है प्रोसेस में रहती हैं, उसको बोलते हैं सेमी फिनिश्ड गुड्स, और कुछ क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। इन तीनों का जो स्टॉक होता है उस स्टॉक में कितना चेंज हुआ है दैट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो सिंपली चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज स्टॉक। इन दोनों को ऐड कर देते क्या है हमारा, वो ये इन्वेस्टमेंट आ जाता है। इसी को हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या इन्वेस्टमेंट भी 2 तरह के हो जाते हैं, एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक हो जाता है नेट इन्वेस्टमेंट। तो पहले हम बात करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट मैं आगे लिखूंगा, अभी लिखा नहीं नेट इन्वेस्टमेंट मैंने। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। तो 3 वर्ड आ जाते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। तो इन तीनों को समझने का प्रयास करते हैं, और तीनों का ही जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो आपका इन्वेस्टमेंट से ही है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग असेट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कहने का मतलब ये है कि एक साल में मान लीजिए कोई फर्म है, फर्म के पास में
10 मशीनें हैं स्टार्टिंग में, ईयर के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को उसके पास क्या है, 1 अप्रैल उसके पास 10 मशीन है। जब 31 मार्च आती है तो 31 मार्च को उसके पास हो जाती है, मान लीजिए 20 मशीन्स हो जाया करती है। तो कितनी मशीनें उसकी बढ़ गई हैं? उसकी मशीनें बढ़ गई 10 मशीनें। न्यू मशीन कितनी हो गई? 10। जो 10 मशीनें नहीं बढ़ी है इसको बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसे? नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। लेकिन होता क्या है, आपको क्या लग रहा है कंपनी ने क्या किया है, फर्म ने क्या किया है, 10 मशीनें न्यू मशीन परचेज की है। कितनी? 10 न्यू मशीन उसने परचेज की हैं। जो नई मशीन उसने परचेज की है न्यू, इसको तो बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। लेकिन हमें ये देखना है कि उस फर्म ने पूरे ईयर में टोटल कितनी मशीनें परचेज की हैं। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। मान लीजिए इसमें से 3 मशीनें ऐसी हैं जो खराब हो गई है। पहली बार वो क्या हो गई है? डैमेज हो गई है। भाई वियर टीयर जब यूज होती है तो धीमे धीमे क्या होती, उसकी कुछ मशीनें क्या होती है, खराब हो जाती है, उनको रिप्लेस करना पड़ता है। तो जब रिप्लेस करना पड़ता है तो कितनी मशीनें खरीदी उसने? टोटल मशीनें आप लोग लगाया कि 10 खरीदी, लेकिन 3 मशीन जो यहाँ पर जो मशीनें खराब हो गई उनको रिप्लेस करना पड़ा। तो टोटल मशीन उसने कितना खरीदी? 10 + 3 यानी कि 13 मशीन उसको खरीदनी पड़ी। तो जो 13 मशीन के लिए जो उसने पैसा खर्च किया, दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो देखिए आप डेफिनेशन देखेंगे समझ में आएगा और कि एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ न्यू असेट्स, नई असेट्स न्यू मशीन के साथ साथ एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग असेट्स। जो पहले ऑलरेडी असेट्स हैं उनको हमें रिप्लेसमेंट करना है। कुछ वियर एंड टीयर के कारण खराब हो जाती हैं, उसमें लिखा भी क्या है। तो ये 1 साल में 2 पर खर्च करने की बात आती है। एक्सपेंडिचर 2 थिंग्स, न्यू असेट्स एज वेल एज ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग असेट्स। जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखा कि टोटल मशीनें कितनी थी? स्टार्टिंग में 10 मशीनें थी, लेकिन लास्ट में कितनी हो गई? वो 20 मशीनें हो गई। तो नई मशीन कितनी खरीदी उसने? 10। दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट। लेकिन स्टार्टिंग में 10 मशीनें थी, लास्ट में 20 मशीनें हो गई, लेकिन 3 मशीन क्या थी इसमें? खराब थी। क्या थी? खराब। उनको क्या किया गया? रिप्लेस किया गया। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो निकल करके आया उसी को बोलते हैं हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। वो कितना हो गया आपके लिए? 10 तो नई मशीनों के लिए किया गया, 10 से कितनी मशीनें हो गई? 20। 10 तो नई मशीनों पर किया गया खर्चा, प्लस जो 3 मशीनें जो हमारी पहले से ऑलरेडी थी लेकिन वियर एंड टियर के कारण, यूज में होने के कारण वो खराब हो गई, उनको रिप्लेस करना पड़ा। तो 3 मशीन रिप्लेस करने पर खर्च हुआ और 10 न्यू पे खर्च हुआ। तो न्यू प्लस रिप्लेसमेंट पे जो खर्च हुआ कितना हो गया वो आपका? 13 मशीन। तो 13 मशीन पर जो खर्चा होगा, जो एक्सपेंडिचर होगा, वो कहलाएगा आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है बात। अब एक और टर्म आता है आपका, ये आया है डेप्रिसिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं व्हाट इज द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इट इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स इन यूज। जिन फिक्स असेट्स का हम यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू डाउन होती है। कोई भी चीज ले लीजिए आपने मान लीजिए नई कार खरीदी 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की आपने न्यू कार परचेज की, तो 2 साल 5 साल बाद उसकी वैल्यू कितना रह जाएगी? मान लीजिए 10 लाख की परचेज की तो 4 साल बाद उसकी प्राइस रहेगी मान लीजिए 5 लाख। तो 5 लाख रुपए क्या होगा? उसमें से डेप्रिसिएट हो गई, उसकी वैल्यू क्या हो गई? फॉल हो गई, उसकी वैल्यू लॉस हो गया वैल्यू में। तो जब फिक्स असेट्स की वैल्यू में लॉस होता है उसे क्या बोलते हैं? हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब लॉस होता क्यों है? उसके 3 रीजन होते हैं। पहला है नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, फॉर मशीन यूज होती है
यूज होते समय उसमें कुछ ना कुछ कमी आती है, टूट फूट होती है, उसी को बोलते हैं नॉर्मल वेयर एंड टीयर। तो टूट फूट होती है तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। दूसरा होता है एक्सीडेंटल डैमेज, कभी कभी कोई एक्सीडेंट हो जाया करता है, उसमें भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, उस मशीन जो है खराब हो जाती है। आप ध्यान दे रहे हैं कि हो क्या रहा है, जो वैल्यू है उसकी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है वैल्यू में, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट जो है उसमें क्या हो रहा है, उसका कंज्यूम हो रहा है, उसका इन्वेस्ट उसका जो वैल्यू का। तो इसीलिए डेप्रिसिएशन का एक नाम और है, इसका वन नेम अदर नेम, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, बिकॉज इट इज द लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दैट्स व्हाई द अदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन इज द कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। हम नेट इन्वेस्टमेंट बात है, तो नेट इन्वेस्टमेंट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जब हम डेप्रिसिएशन को हम माइनस कर देते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा नेट इन्वेस्टमेंट बन जाता है। जैसे आप देखिए नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अभी मैंने बताया था ना आपको, नॉर्मल वियर एंड टीयर के कारण और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस के कारण, एक्सीडेंटल डैमेज के कारण जो फिक्स असेट्स की वैल्यू में लॉस होता है उसे क्या बोलते हैं, हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एक एग्जाम्पल समझिए आप, मान लीजिए 1 अप्रैल को फर्म के पास में 10 मशीनें थी, 31 मार्च नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को उसके पास में मान लीजिए 20 मशीन हो गई। तो टोटल न्यू मशीन कितनी आई इसमें, कितनी है नई मशीन इसमें आई 10। तो 10 जो नई मशीनें आई 20 - 10 दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट, क्या बोलेंगे उसे, नेट इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर मान लो इसमें से पहले से ही 3 मशीन खराब है, उसको रिप्लेस किया गया, तो टोटल मशीनें परचेज की गई 3 और प्लस 10, कितनी करी गई परचेज, 13 मशीन परचेज की गई। तो ये आएगा आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है, ये डेप्रिसिएशन का। जिसमें डेप्रिसिएशन ऐड होता है उसको बोलते हैं ग्रॉस, और जिसमें डेप्रिसिएशन ऐड नहीं होता उसको बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। यही दोनों में डिफरेंस है। तो हम बोल सकते हैं कि नेट इन्वेस्टमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड द डेप्रिसिएशन। सिंपली बोल सकते हैं कि नेट इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ न्यू असेट्स, बट ग्रॉस में क्या आता है, एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ न्यू असेट्स एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग असेट्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। एग्जाम में कभी कभार का डिफरेंस पूछता है, अदरवाइज 1 मार्क्स में पूछ लेता है कि डेफिनेशन बताइए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, आपसे क्या पूछेगा, सीधा आपसे इन्वेस्टमेंट भी पूछ लेगा। और यह पूछ लेगा कि व्हाट इज द कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। तो कैपिटल फॉर्मेशन भी क्या होती है, आपकी इन्वेस्टमेंट ही होती है। इन्वेस्टमेंट का एक नाम क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है। इसको क्या बोलते थे हम, कैपिटल फॉर्मेशन बोल देते हैं। ओके, और जो आपका वो आता है डेप्रिसिएशन आता है, उसको क्या बोल देते हैं, मैंने बताया था आपको। तो डेप्रिसिएशन को बोल देते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ओके, तो इस तरह से ये इसको हमें नाम भी पता होना चाहिए, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये जब आप नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो कभी कभी वो इन टर्म्स में बातें करता है, ये चीज आपको आनी चाहिए। तो ये आपका हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में 2 चीजों के कारण फिक्स असेट्स की वैल्यू में लॉस होता है। एक तो होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड। चेंज इन टेक्नोलॉजी, एक होता है चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी, इन दोनों के कारण अभी वैल्यू डाउन होती है। मान लीजिए पहले
कलर टीवी का जमाना था, आज एलईडी आ गया, तो जो टेक्नोलॉजी कलर टीवी में जो मशीनें थी उनकी वैल्यू में लॉस हो गया। ऐसे ही डिमांड में भी चेंज होने से क्या होता है, वो मशीनें क्या हो जाती हैं, चूंकि उन गुड्स की डिमांड नहीं रहती, तो ऐसी गुड्स में जो फिक्स असेट्स जो मशीन उनको बनाने के लिए यूज करते थे, अब उनकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन गुड्स की डिमांड ही नहीं है, तो वो किस में आ जाएंगे, लॉस में आ जाएंगे, उनकी उनका वैल्यू क्या जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस।